आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के अमन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में ऐसी गलत तशहीर की जा रही है कि हैदराबाद में फिरका वाराना तशद्दुद होने वाला है। चंद कायदीन यहाँ के अमन पसंद अवाम को मुश्तइल करने के लिए इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। उन कायदीन की कोशिशों को कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क भी गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे सही रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। कर्नाटका में फिरका वाराना तशद्दुद बर्पा किया गया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने अपने इलाकों में मजहबी कैंसर को फैलने पर रोक लगाएं। चीफ मिनिस्टर आज सिद्दीपेट जिले के तुकापुर में मौलाना सागर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद उसे कौम के नाम मानून किया। बाद मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह मुल्क गलत रास्ते पर गामजन हो रहा है, उसे सीधे रास्ते पर ले जाने की शदीद जरूरत है। फिरका वाराना तशद्दुद के नाम पर तबाही मचाई जा रही है। यहाँ के बच्चे कर्नाटका जाकर तालीम हासिल करने से डर रहे हैं क्योंकि कर्नाटका के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस तरह की बदतरीन सियासत को खत्म करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कर्नाटका का सदर मुकाम बेंगलुरु हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली है, जो मुल्क में आईटी के फरोग और एक्सपोर्ट में नंबर 1 मकाम पर है। दूसरा मुकाम हैदराबाद का आता है। हैदराबाद से हर साल 1,50,000 करोड़ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस रियासत में अमन कायम होता है वहां तरक्की और खुशहाली देखी जाती है। गुज़िश्ता 8 साल से तेलंगाना रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सनतों का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि मजहब जात पात के नाम पर फिरका वाराना तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। जिस रियासत में फिरका वाराना तशद्दुद पैदा होते हैं वहां सनतें कायम नहीं होती और तरक्की भी नहीं होती। యాభై ఎనిమిది వేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తా ఉన్నారు ఒకటే సమయంలో 58,000. ఆ సమయంలో ఒక దుర్మార్గుడు పోయి కోర్టు స్టే తెచ్చినాడు. నేను ఢిల్లీలో ఉన్నా. అక్కడి నుంచే మన రాష్ట్ర హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారికి ఫోన్ చేసి ఈ చిల్లర వ్యవహారం కాదు, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క జీవనాడి, వాళ్ళ బతుకుదెరువుకు సంబంధించిన విషయం, మీరు దయచేసి ఉన్నత న్యాయమూర్తి కాబట్టి ఉన్నతంగా ఆలోచించి ఈ ప్రాజెక్టును కాపాడాలని కోరితే మీరు వచ్చి వివరాలు ఇవ్వండి, నా శక్తి వంచన లేకుండా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పినారు. నేను వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత వారు తరువుగా కన్విన్స్ అయ్యి స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశం ఇచ్చినారు. ఇంతకుముందే మిత్రుడు హరీష్ రావు మనవి చేసినట్టుగా దాదాపు 600 పైచిలుకు కేసులు ఈ ప్రాజెక్టుకు అడ్డపడేటువంటి దుష్టశక్తులు వేసిన కేసులు. ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి ఇంజనీర్లు రిటైర్ అయినా కూడా నా కోరికను మన్నించి వృద్ధాప్యంలో కూడా తెలంగాణ కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ మురళీధరరావు గారు, మరో ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ హరేరావు గారు, వారి వెంట పనిచేసినటువంటి ఇంజనీర్ల బృందానికి నేను సాల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రాజెక్టు ఎండనక వాననక రాత్రి పగళ్ళు కష్టపడి ఒక సందర్భంలో ఒక ఇంజనీర్ ఆయన మీద ఒక 4 సార్లు హైకోర్టులో కంటెంప్ట్ కేసు వచ్చింది. ఆయన నాతో అన్న మాట, ఏమైనా భయపడుతున్నావు అంటే, ఏం సార్ దొంగతనం చేసినా జైలుకు పోతే 2 నెలలు శిక్ష చేస్తే ఉండి వస్తా, నేను జైలుకి వెళ్ళి బయటకు వస్తే
ప్రజలు వందల వేల మంది ప్రజలకి నన్ను ఊరేగింపు ఇస్తారు సార్, నేను తప్పు పని చేసిపోతలేను కదా మాట్లాడి ఇస్తే 58,000 మంది కార్మికులు పనిచేస్తా ఉన్నారు ఒకటే సమయంలో. 58,000. चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव जारिया हफ्ता दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो 3 दिन तक क़याम करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने कौमी सतह पर इलाकाई जमातों के इत्तेहाद के साथ फेडरल फ्रंट कायम करने की कोशिशों का आगाज किया है। इस खुसूस में 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर ने मुंबई का दौरा करते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। जराये के मुताबिक दिल्ली में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किन सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे, इस सिलसिले में राजदारी बढ़ती जा रही है। बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए उनके राय और मशवरे लेंगे और उनके साथ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर का दौरे दिल्ली मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ एक महाज तैयार करना है, जिसमें गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस जमातों को शामिल करना है। वजीर अखिलती बहबूद कपुलेश्वर ने आज दरगाह हजरत सैयद बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ के तरक्याती कामों का मायना किया। बाद अज़ां महकमे अखिलती बहबूद के आला अहदेदारों के साथ पहाड़ी शरीफ दरगाह के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर अखिलती बहबूद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत के तमाम मज़ाहिब के अफराद के साथ मसावयाना सलूक करते हैं और उन मज़ाहिब की तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों, इबादतगाहों, मनादिर की तरक्की और तज़यीन नौ के कामों को अंजाम देते हैं। उसी के एक हिस्से के तौर पर केसीआर हुकूमत ने न सिर्फ पहाड़ी शरीफ दरगाह के तरक्याती कामों का आगाज किया, बल्कि दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा और कई दीगर इबादत गाहों और तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों की तज़यीन नौ और मरम्मत के काम तेजी के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी शरीफ दरगाह में ज़ायरीन के काफ़ी तादाद आती है। ज़ायरीन की गाड़ियों को आसानी के साथ दरगाह शरीफ पहुंचाने के लिए 16 करोड़ की लागत से सड़क की तामीर और दीगर कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस वबा की वजह से कुछ हद तक कामों की अंजामदही में ताखिर हुई, ताहम दोबारा कामों का आगाज करते हुए उसमें तेजी लाई गई है और जल्द से जल्द उन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। वजीर अखिलती बहबूद ने कहा कि 2 मरहलों में कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जारिया साल के अवाखिर तक पहाड़ी शरीफ दरगाह के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 9 करोड़ 60 लाख से शुरू करदा काम 70% मुकम्मल हो गए हैं। दूसरे मरहले में लाइटिंग, पार्किंग, रेस्टरूम और आर्च गेट के तामीरी कामों को अंजाम दिया जाएगा। दरगाह का मायना करने और जायजा इजलास में शिरकत करने वाले अहदेदारों में हुकूमत के मुशीर अखिलती बहबूद के खान, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद नदीम अहमद और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। दो 2019 में पेश आए हैदराबाद के मशहूर एनकाउंटर, जिसे हम दिशा एनकाउंटर भी कहते हैं, इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही हतमी समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए तश्कील कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसको देखने के बाद मामले पर समाअत की जाएगी। अदालत का कहना है कि फिलहाल ये रिपोर्ट किसी भी अर्जी दहिंदा को नहीं दी जाएगी। 4 शुम्बे के रोज हैदराबाद एनकाउंटर मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने इसकी समाअत शुरू की। समाअत शुरू होते ही कई वकीलों ने एक साथ अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने और उनके साथी जजों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है, उसे देखने के बाद आगे की समाअत होगी। साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले को ज्यादा तवील नहीं खींचा जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक जब अर्जी दहिंदा जीएस मनी ने रिपोर्ट उन्हें भी दिए जाने की गुजारिश की तो अदालत ने उसे मना कर दिया। कुछ नए अर्जी दहिंदगान ने मामले में फरीक बनाए जाने की दरखास्त भी की, अदालत ने उन्हें भी मना कर दिया। अदालत ने कहा कि कमेटी अपना काम पूरा कर चुकी है, इसीलिए इसे भी अब बंद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 वकीलों ने अर्जी दाखिल कर पूरे मामले को मुश्तबा बनाया था। उनका कहना था कि पुलिस ने जिस तरह से 4 मुलजिमीन को मार गिराया वो सीधे सीधे लोगों के दबाव का नतीजा नजर आता है। पूरी कार्रवाई पुलिस ज़ाब्ते के खिलाफ थी। इस तरह से इंसाफ के अमल को नजरअंदाज कर पुलिस का खुद इंसाफ करना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को सुनते हुए अपनी तरफ से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी के सरबराह साबिक सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर को बनाया गया था। मुंबई हाईकोर्ट की सुबुकदेव जज रेखा और साबिक सीबीआई चीफ वीएस कार्तिकेयन भी रुकू थे। कमेटी को अदालत ने कई बार जांच के लिए मजीद वक्त दिया। बिलाखिर 28 जनवरी को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंप दी थी। जहां तक इस हैदराबाद एनकाउंटर का सवाल है, ये 26 नवंबर 2019 की शब एक वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए हादसे से जुड़ा हुआ है। उस दिन अपनी ड्यूटी से लौट रही 27 साल वेटनरी डॉक्टर को अगवा किया गया था। उसकी असमतदरी करने के बाद कत्ल कर दिया गया और लाश को पेट्रोल से जला दिया गया था। हैदराबाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन को इस मामले में गिरफ्तार किया था। 6 दिसंबर को अली सुबह तकरीबन 3 बजे पुलिस की एक टीम चारों को उस जगह लेकर गई जहां उन्होंने लाश को जला दिया था। पुलिस का मकसद वारदात के हालात की जानकारी जमा करने के साथ कुछ सबूतों की बरामदगी था, लेकिन पुलिस का दावा है कि वहां मुलजिमीन पुलिस पर हमला कर भागने लगे, इस वजह से ये एनकाउंटर करना पड़ा। हैदराबाद में रहने वाले ऐसे अफराद जिनकी गाड़ियों पर भारी जुर्माने हैं, उनके लिए यह राहत की खबर है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें रियायत देने का फैसला किया गया। ज़ाय के मुताबिक बकिया चालानात का 25 या 50% अदा करके गाड़ीरा पेंडिंग चालानात से नजात पा सकते हैं। 1 मार्च से 30 मार्च तक इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाए जाने की इतलात मिली है। मालूम हुआ है कि मोटरसाइकिलों को 75%, कारों को 50% और बसों को 30% रियायत देने का मंसूबा है। ताहम अभी तक कितना डिस्काउंट दिया जाने वाला है, इस सिलसिले में कोई ऐलान सरकारी तौर पर सामने नहीं आया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पहले इस बात की तस्दीक की थी कि डिस्काउंट देने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन कितना डिस्काउंट दिया जाएगा और कब दिया जाएगा और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, इसका ऐलान होना बाकी है। रचकुंडा पुलिस ने करमन घाट पर मंगल की शब रौनुमा वाक़े के सिलसिले में 5 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मवेशियों की मुंतकली के दौरान गौ रक्षकों की बेजा मुदाखलत की वजह से तनाव पैदा हुआ था, जिसके दौरान एक सब इंस्पेक्टर पुलिस, एक ड्राइवर और दूसरे चंद अफराद जख्मी हो गए। रचकुंडा पुलिस के मुताबिक मसला उस वक्त शुरू हुआ जब गौ रक्षकों ने करमन घाट रोड पर मवेशी मुंतकिल करने वाली एक गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी में सवार 2 अफराद से बहस व तकरार शुरू कर दी। इस दौरान जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी और बोलेरो के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में सवार ग्रुप से एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। मसले की इत्तला मिलते ही करीबी पुलिस स्टेशनों की पुलिस की भारी जमीयत तलब कर ली गई। चंद अफराद ने संगबारी के जरिए पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, ताहम जायद फोर्सेस के जरिए सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने करीबी इलाकों में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए गश्त में इजाफा कर दिया और इस इलाके में पुलिस पिकेट्स भी मुतयन कर दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सूरत हाल पुरअमन है। मीरपुर और सरूनगर पुलिस स्टेशनों में 5 मुकदमात इस ताल्लुक से दर्ज किए गए हैं।
ఓపెన్ చేసేసారు. లోపల తీసిన లోకల్ ఎమ్మెల్యేని ఓట్ల కోసం इंचार्ज डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने 3 पुलिस कमिश्नरान, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर, इंस्पेक्टर जनरल सीआई सेल और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नागी रेड्डी के अलावा दूसरे सीनियर ओहदेदारों के साथ रचाकुंडा में कल रात रौनुमा वाक़े पर चाशुम्बे को दफ्तर डीजीपी में आला सतह का एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास के दौरान रियासत में फिरका वाराना सूरत हाल को मुतासिर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगत ने पहले ही इस ताल्लुक से 5 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और कई मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए इंचार्ज डीजीपी अंजनी कुमार ने इंतबाह दिया कि किसी भी फर्द या ग्रुप को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अंजनी कुमार ने शहरियों से भी कहा कि अगर उनके इल्म में इस किस्म के वाक़यात आते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए पुलिस को मुतल्ला करें। अंजनी कुमार ने ये इंतबाह भी दिया कि अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट और कम्युनल शीट खोली जाएगी। अंजनी कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और किसी को भी फिरका वाराना सूरत हाल पैदा करते हुए रियासत की इमेज को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने शरपसंदों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि वो रियासत के माहौल को खराब ना करें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने बजरंग दल के एक कारकुन की याद में चाशुम्बे को हैदराबाद में मशाल रैली निकाली, जिसका इतवार को कर्नाटका के शिमोगा में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर इम्तना का मुतालबा करते हुए रैली में नारे लगाए गए, जो वीएचपी के कोठी में वाक़ ऑफिस से शुरू हुई थी। बजरंग दल हैदराबाद के कन्वीनर महेश यादव ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात उनकी तंजीम के लिए नए नहीं हैं और साबिक में भी वो उन वाक़यात का सामना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम जिहादियों को इंतबाह देते हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम रियासत गिर एहतजाज करेंगे। उन्होंने खातियों को सजाए मौत देने का मुतालबा भी किया और कहा कि खातियों को मौत की सजा देने तक एहतजाज नहीं रोका जाएगा। वीएचपी के रियासती सेक्रेटरी यादी रेड्डी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता कई अफराद केरला से कर्नाटका मुंतकिल हुए हैं। उन्होंने पीएफआई के अलावा सिमी पर इम्तना का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि 2 माह के दौरान ज़ायद 20 वर्कर्स हलाक किए गए, एक पुजारी को भी हलाक किया गया और एक खातून वर्कर की भी मौत हुई है। बजरंग दल के एक 26 साल कारकुन हर्षा का इतवार की शब शिमोगा में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। तेलंगाना में बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने रिमार्क किया कि रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत अली बाबा 40 शोरों का ग्रुप बन चुका है, जिसका वाहिद काम तेलंगाना के गरीब आवाम के टैक्स की रकम को लूटना है। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि रियासत में बीजेपी के कारकुनों पर मजालिम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरुण चुग ने कौमी दारुलहुकूमत नई दिल्ली में रियासत के बीजेपी के लीडरों के साथ इजलास में रियासत की सूरत हाल का तफसीली जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाहे वजीर आला कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, बीजेपी तेलंगाना में अपनी जद्दोजहद के सिलसिले को जारी रखेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत बीजेपी के कारकुनों पर मुसलसिल हमले कर रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और कारकुनों को तंग किया जा रहा है। ये सत्ता की रेत है, जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। तेलंगाना का जनमानस केसीआर की सरकार को उखाड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता की भावनाओं के साथ खड़ी है। तेलंगाना बनाने के लिए सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने काम शुरू किया था, वो भारतीय जनता पार्टी थी। और तेलंगाना हमारे गौरव का, हमारे प्राउड का विषय है। तेलंगाना हमारा प्राउड है।
तेलंगाना की जनता को जो तेलंगाना बनते समय जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था, वो पूरा कराना जिस व्यक्ति ने सरकार बनाई थी उसका दायित्व था। लेकिन केसीआर साहब उसमें असफल हुए। असफल नहीं हुए, उससे आगे कहूंगा भटक चुके हैं। वो केवल करप्शन मुख्यमंत्री बन गए। अब वो तेलंगाना के मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। अब केसीआर की सरकार अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप बन चुका है, जिसका एक ही काम है, तेलंगाना की गरीब जनता की टैक्स से आया पैसा वो कैसे खाना है, कैसे लूटना है, कैसे स्कीमों से पैसा बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो आप संघर्ष में हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से केसीआर साहब को कहना चाहता हूं, जितना जोर है उतना जोर लगा ले। हम तेलंगाना के संघर्ष को लड़ेंगे, तेलंगाना की जनता की आवाज हम बनेंगे, तेलंगाना की जनता के लिए। साबिक रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी कायद रविंद्र नायक ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वह तेलंगाना की तरक्की में नाकामी पर से अवाम की तवज्जो हटाने के मकसद से दीगर अपोजिशन जमातों को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवाम रियासती उमूर से अपनी तवज्जो हटाते हुए मुल्की उमूर पर मबजूल कर लें। आज मीडिया से बात करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि 7 सालों से बीजेपी से वाबस्ता रहने के बाद अचानक तीसरे फ्रंट के क़याम की कोशिश सिर्फ कांग्रेस का हिस्सा बनने की नाकाम कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। आज तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद 8 साल में यहाँ की सरकार, तेलंगाना सरकार, टीआरएस की सरकार, केसीआर की सरकार तेलंगाना को तो पूरा बर्बाद कर दिए। तेलंगाना के रिसोर्सेज, तेलंगाना का जो बजट पूरा उसको डाइल्यूट करके, डाइवर्ट करके पूरा जो है अपने मर्जी के माफ़ी जो है यहाँ कार्यक्रम करके गरीब लोगों को, किसानों को और जो बेरोज़गार लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को धोखा देकर आज यहाँ के कार्यक्रम पूरे फेल होने के बाद केसीआर जो है 100 चूहा खा के बिल्ली हच गए वैसा आज हमारा केसीआर चला मुरारी हीरो बने। क्योंकि केसीआर का तत्व क्या है, जब भी उनको कोई हार का सामना करना पड़ता या कोई इलेक्शन में हार जाता है तो वो सह नहीं सकता। उससे बाहर आने के लिए वो ऐसे गिमिक्स करते हैं, ऐसे स्टंट्स करते रहते हैं। तो उसी का हिस्सा आज जो टेंट नहीं है सो फ्रंट का नाम लेकर एक स्टंट खड़ा कर रहा है। वो स्टंट से जो है आज तेलंगाना में आज वो सेंटिमेंट को भी बढ़ावा देकर फिर अपना जो उल्लू सीधा करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। ये तेलंगाना की जनता जान चुकी है। तेलंगाना के जो किसान लोग, तेलंगाना के युवा वर्ग, तेलंगाना के लिए जो बलिदान हुए उनके फैमिली के लोग और जितने जो तेलंगाना के लिए लड़े हैं उन सभी ने ये चीज़ जान चुके हैं। और तेलंगाना में केसीआर का ये खेल। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस कायद बलराम नायक ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो तेलंगाना के लिए कांग्रेस की यूपीए हुकूमत की जानिब से आंध्र प्रदेश तकसीम बिल के तहत मंजूर शुदा बैरम स्टील फैक्ट्री अपनी हलीफ जमात भारतीय जनता पार्टी से हासिल करने में नाकाम रहे। आज मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि वजीर आला तेलंगाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मां पर कांग्रेस की हलीफ सियासी जमातों को गैर महसूस तरीके से बीजेपी से वाबस्ता करते हुए कांग्रेस को यका व तनहा करने की साजिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पे जो तेलंगाना में जो कार्याचरण हो रहा है, टीआरएस पार्टी ने बయ్యారా बोल के एक उक्कू कर्मागारम बोल के तेलुगु में बोलते हैं, उसका आयरन ओवर का इंडस्ट्रीज के वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
जब मनमोहन सिंह साहब थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी से जब हम अमेंडमेंट लाए, इंप्लीमेंट किए हैं, ये इंप्लीमेंट को जल्दी से जल्दी हो जाना था। तेलंगाना राष्ट्र देने में वो एक बात है। तो हमारे तक जब यूपीए गवर्नमेंट में हम लाके लास्ट में फाइनल तक लाके छोड़े, उसको कहां का वहां सुला दिए टीआरएस गवर्नमेंट। आज 8 साल के बाद आज एक धरना बोल के लगा है। तुम 8 साल से क्या करे भाई? वहां बीजेपी गवर्नमेंट थी या टीआरएस गवर्नमेंट थी? तुम भाई भाई आते आप लोग सपोर्ट करें लोकसभा में, राज्यसभा में, एवरीथिंग इज आप सपोर्ट करें, फिर क्यों सपोर्ट करें? आज बैयाराम प्रोजेक्ट यूपीए गवर्नमेंट में सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह इंप्लीमेंट के वास्ते जियो निकाल के दिए। जियो तुमने निकाले, हम निकाले, फिर तुम्हारे को बैयाराम प्रोजेक्ट होना बोले तो पार्लियामेंट के सामने बैठो। मैं नामे नागेश राव के पूछना चाह रहा हूं, अरे भाई तुम जब अपोजिशन लीडर है, तुम एक पार्टी का फोरम का लीडर है, तो पार्लियामेंट के सामने बैठो। अरे हवा नहीं है क्या कि वह तेलंगाना में बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी के वाकयात में इजाफे पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए टीडीपी ने एनटीआर ट्रस्ट भवन में एक रोजा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। सीनियर टीडीपी कायद आर चंद्रशेखर रेड्डी ने आईएनए चैनल से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में 1,92,000 सरकारी जायदादें मखलूआ हैं। अगर केसीआर हुकूमत ने फौरी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और जॉब कैलेंडर जारी नहीं किया तो टीडीपी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। आज एनटीआर भवन में जो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दा है उस पर हमने एक दिन का एक प्रोटेस्ट मीटिंग रखे हैं। इसमें खास करके तेलंगाना में 1,90,000 लोग खालियां हैं, वो भर्ती करने में सरकारी का कमजोरी सबको पता है। केसीआर साहब ने बात दिए थे हर अनएम्प्लॉयड को महीने को 3,000 देते बोल के वादा करे थे, वो आज तक भी नहीं दिए। एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए, 3,000 नहीं दिए। और सेंट्रल में भी 40 लाख एम्प्लॉयमेंट भरने का है, उन्होंने भी देर करें। वो दोनों मुद्दों लेके आज एनटीआर भवन में एक दिन का ये प्रोटेस्ट रखे हैं। आइंदा हम इंदिरा पार्क में भी एक प्रोग्राम करेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम की तरफ से जो बेरोजगार है तेलंगाना में, लाखों बेरोजगार जो है और जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में 21। आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम गौतम रेड्डी जो 2 दिन पहले हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे, उनकी आखिरी रसूमात आंध्र प्रदेश के उनके आबाई जिले नेल्लूर में वाक़ मेकापाटी इंजीनियरिंग कॉलेज में तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ चारशंबे की सुबह अंजाम दी गई। क़ब्ल नेल्लूर से उदयगिरी तक उनकी लाश को जुलूस के जरिए लाया गया। उनकी आखिरी रसूमात में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, रियासती वुज़रा, हुक्मरान जमात, वाईएसआर कांग्रेस की लीडरान, कारकुन और उनके चाहने वाले रिश्तेदारों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत करते हुए उनको भरपूर खिराज पेश किया और रियासत के लिए उनकी खिदमत को याद किया। तेलंगाना के खम्मम आरटीसी बस डिपो के पेट्रोल पंप में डीजल खत्म होने की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों को प्राइवेट पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाना पड़ा। मुत्तहिदा जिले खम्मम में आरटीसी की 600 बसें चलाई जाती हैं। आज सुबह इस पंप में डीजल के खत्म होने के बाद बसों को प्राइवेट पेट्रोल पंप पर ले जाया गया और उन बसों की तवील कतारें जिले की बाईपास रोड पर कायम इस प्राइवेट पेट्रोल पंप पर देखी गई। आखिर में नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 38,580 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 348 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 429 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी। पिछले 24 घंटों में किसी की भी इस मोजी वायरस की वजह से मौत नहीं हुई। रियासत में फिलहाल 4,396 अफराद का कोविड का इलाज चल रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।